बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे टॉपिक दें जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा कुरान मजीद तमाम किताबों से अफजल है। ये अल्लाह का कलाम है और आज की मॉडर्न साइंस घुटने टेकती है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम कुरान मजीद को खुद नहीं समझ सके और हमारी ज़िम्मेदारी थी कि उसको फॉलो करते दुनिया में तरक्की हासिल करें। आज हकीकत टीवी जिस टॉपिक पर आपको रहनुमाई फराहम करेगा, सुनकर आप हैरान होंगे कि एटमी हमले का जिक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है। और ये वो एटमी हमला जिसको आप समझ लीजिए कि इस पूरी सूरत हाल में मॉडर्न साइंस में जो एटमी हमला हुआ था, जो जापान पर अमेरिका ने 2 एटमी हमले किए, हिरोशिमा और नागासाकी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सिमिलर बिल्कुल कुरान मजीद में किस जगह पर जिक्र है कि किस जगह एक जगह एटमी हमला होता है और तमाम तर एलिमेंट्स उसके पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इन हमलों में होने वाले नुकसानात में। ये तमाम चीज़ें आपने समझनी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्या वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जिसका कुरान मजीद में 1430 साल पहले जिक्र था। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 1945 में जो एटमी हमला होता है वो पहले से बताया गया था कि ये एटमी हमला पुरानी अक़वाम पर भी हो चुका है। तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि पुराने दौर में टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, वहाँ पर कैसे नुकसानात हुए और सिमिलैरिटी मिलती हैं आपको इस हमले में और पुराने हमलों में। ये ज़रा समझ लीजिए। देखिए, आज की वीडियो एक ऐसे हादसे से मुतल्लिक है कि 1 मिनट के अंदर अंदर कई लाख इंसानों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इंसानी तारीख बेशुमार ऐसे होलनाक वाक़या से भरी पड़ी है, मगर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला मॉडर्न इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाता है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, हादसा कभी भी इंसान के साथ जब पेश आता है तो उसमें नुकसान इंसान का ही रहता है, यानी वो वजह भी बनता है और उसी की जिम्मेदारी होती है। हमेशा नागासाकी और हिरोशिमा के हवाले से बड़े झूठ गढ़े गए। आज तक उसकी सही तादाद बताई नहीं गई। कभी कहा गया एक हमले में 90,000 लोग मरे, एक में 50,000, कुछ 60,000, जबकि असल तादाद लाखों में है जिसको हमेशा से छुपाया गया। असल में ये जो हमला हुआ था ये दूसरी जंग अजीम में हुआ। जर्मनी और बरतानिया के दरमियान एक जंग शुरू हुई, बाद में अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा और इस जंग में रूस और अमेरिका एक ही कैंप में थे और बरतानिया भी इनके साथ था। इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान दुश्मनी नहीं थी जिस तरह आज हमें नजर आती है, बल्कि दोस्ती थी। और ना ही अमेरिका इस वक्त सुपर पावर कहलाता था। अमेरिका को एक एटमी हमला करना था जिसके बाद वो पूरी दुनिया में सुपर पावर बनता, लिहाजा उसने ये काम किया। अमेरिका और बरतानिया के मुकाबले में जो मुल्क लड़ रहे थे, इनमें जर्मनी, जापान, इटली और दीगर ममालिक शामिल थे। जर्मनी को इब्तदाई महाजों पर शिकस्त के बाद बड़े महाजों पर भी बहुत बड़ी शिकस्त होना शुरू हो चुकी थी। इस वक्त तक जंग अजीम यानी दूसरी जंग अजीम को 6 साल का अरसा गुजर चुका था और अमेरिका आहिस्ता से उसका पलड़ा भारी होता गया। अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से बार बार जापान को वार्निंग दी जाती रही कि तुम जर्मनी का साथ छोड़ दो और इस जंग में सरेंडर कर दो, मगर जापान इस दौरान अपने दुश्मनों को जंग में भारी नुकसान पहुंचा रहा था। और अमेरिका की इस वक्त रिपोर्ट थी अगर जापान को ना रोका गया तो जापान सुपर पावर बन जाएगा। 6 अगस्त 1945 को ठीक सुबह 8:15 पर हिरोशिमा शहर पे एक एटमी हमला कर दिया गया और 8:16 पर यानी सिर्फ 1 मिनट बाद हिरोशिमा पूरे का पूरा खंडर बन चुका था। आप अंदाज़ा कर लें कि आग की तपिश अगर 400 सेंटीग्रेड हो जाए तो पूरे का पूरा लोहा पिघल जाता है, यानी इतनी हीट उसको पहुंचती है कि लोहा पिघल जाता है। और उस वक्त जो हमला किया गया उसकी आग की जो तपिश थी, यानी जो दर्जा हरारत था, वो 4000 सेंटीग्रेड था। यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि 400 अगर हो तो लोहा पिघल जाता है, तो बॉडीज़ का क्या हाल हुआ होगा, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना दर्दनाक हमला था।
इसी तरह नागासाकी शहर के ऊपर हवा की बुलंदी में 2000 फीट ऊपर एक हमला किया गया। उसके बावजूद 1 मिनट के अंदर इसने वो तबाही मचा दी कि ज़मीन पर उस वक्त मौजूद लाखों लोग 1 मिनट के अंदर अंदर मर गए, और जो बच गए वो साल के आखिर तक या तो मर गए या फिर ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। एटमी हमलों के बाद इन दोनों शहरों में आज तक 2021 भी आ चुका है, बच्चे माजूर पैदा होते हैं। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हमले के बाद तमाम धातें पिघल गईं, ज़मीन से इस कदर राख और धूल उड़ी कि मशरूम की शक्ल में वो राख ज़मीन से कई किलोमीटर ऊपर आसमान की सतह पर बुलंद हो गई। के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद जो लूट मार वहाँ पर हुई, जो लोग मरे, ऐसा लगा मुल्क पूरे का पूरा गर्क हो गया। इस पूरी सूरत हाल में भूख, फाके, पूरी तरह तबाही। आज तक अमेरिका ने कभी किसी से नहीं पूछा, माजरत नहीं की, लेकिन दुनिया में आज भी वो सुपर पावर बना फिरता है। पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब यही चीज़ बिल्कुल सिमिलैरिटी इसकी आपको कुरान मजीद में मिलती है, और कुरान मजीद आपको क्लियरली बताता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ ने आपको डिफरेंट वीडियोस बनाकर दी कि फ़िरौन के दौर में क्या टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त कैसे ये तमाम चीज़ें बनाई गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, कैसे लहरें उठी, ये तमाम आपको एक एक चीज़ बताई गई। अब इस सूरत हाल के अंदर कुरान मजीद से ही समझते हैं। असल में कुरान मजीद में कौम समूद की जो तबाही है वो बिल्कुल एटमी हमले की तर्ज पर बताई गई है। अल्लाह पाक सूरह हाका की आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, बस जो समूद थे वो एक ज़ोरदार धमाके से हलाक कर दिए गए। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चुना गया कि आप जाएं कौम समूद में, उनको जाकर तबलीग करें। बुत परस्ती, सरकशी की तमाम हदें पार हो चुकी थी, तो समझाएं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। अब अल्लाह के नबी ने इस कौम को समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर जब अल्लाह का फैसला हो गया कि इन पर अजाब आना है, तो इस कौम को एक ज़ोरदार चीख, एक होलनाक चिंगाड़, जलजला, बिजली की कड़क वाले एक इंतहाई दर्दनाक अजाब ने हलाक कर दिया। अब ये दर्दनाक अजाब जो आया था, वो चीख थी, वो असल में एक एटमी हमले से ममासलत रखता है। यानी वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एटमी हमला है, वो तमाम चीज़ें उस वक्त हुई। सूरह हूद की आयत नंबर 67 और सूरह हजर की आयत नंबर 83 में वर्ड आता है सईहतुन, इसका मतलब है एक ज़ोरदार चीख। इसी तरह सूरह हाका की आयत नंबर 5 में वर्ड आता है तागियतुन, एक ज़ोरदार चिंगाड़ जो हद से गुजर जाने वाली हो, यानी किसी बड़े हमला, जो एटमी हमला जैसे, उसके ज़ोरदार धमाके की तरह। और इसी तरह सूरह एराफ की आयत नंबर 78 में सजफातुन के अल्फाज आए हैं, यानी जलजला। और फिर हामीम सजदा की आयत नंबर 13 और सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 44 में साइकतुन यानी बिजली की कड़क के अल्फाज आए हैं। अब ज़रा आपको ये चीज़ समझनी है क्या है। देखिए, उलमाए किराम तफासीर जब लिखते हैं तो उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पर बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि सुबह के वक्त इन लोगों ने एक ज़ोरदार चीख सुनी, जिसको सुनते ही वो ज़मीन पर औंधा लेट गए, यानी बुरी तरह उनकी सूरत हाल हो गई। एग्जैक्टली सिमिलैरिटीज आज हमें जापान पर होने वाले हमले में मिलती है। जिस तरह आप देखिए जापान के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद एक अर्थक्वेक आया, और उसके बाद इतनी हरारत हुई कि सब कुछ तबाह हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखते हैं कुरान मजीद का फरमान, तो कौम समूद के साथ भी यही सूरत हाल हुई कि सुबह के वक्त एक उन्होंने ज़ोरदार चीख सुनते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो धमाके यानी एटमी हमले जैसी है। उसके बाद फिर अचानक उनके ऊपर जलजला आता है, और उसके बाद एक बिजली की कड़क आती है। बिल्कुल सिमिलैरिटी इस तरह है, जिसके बाद तमाम के तमाम लोग वहाँ पर हलाक कर दिए जाते हैं। मुफस्सिरीन तफसीर में लिखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे थे, तो आपके बाज़ काफिरों का सरदार इत्बा बिन रबिया को भेजा गया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी ऑफ़र्स की, काफ़ी सारी चीज़ें दी कि आप दीन की तबलीग से हट जाएं, आपके आबाओ अजदाद तो ये नहीं करते थे, ये वो काफ़ी सारी बातें कही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने सूरह हामीम सजदा की तिलावत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारका पर पहुँचे कि बस अगर वो मुंह फेर लें तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मैं तुम लोगों को डराता हूँ एक ऐसी बिजली की कड़क से जैसी बिजली की कड़क कौम आद और समूद पर गिरी थी।
یہ آیت سنتے ہی اس وقت کافروں کے سردار نے مارے خوف کے اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دیا، یعنی منہ مبارک پر رکھ دیا اور بھاگ گیا۔ اتنا وہ خوف زدہ ہو گیا کہ کہا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ قوم عاد اور قوم سمود والا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے، اور واپس پہنچ کر اپنے لوگوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ کسی صورت کوئی شاعر نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی کلام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس پر حق سچ واضح ہو چلا تھا۔ آپ تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو خاص طور پر حملہ ہوا، جو کیفیت اس وقت جاپان کی ہوئی، ایگزیکٹلی قوم عاد قوم سمود کی تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں میں مماثلت نظر آتی ہے۔ یعنی پہلے حملہ ہوتا ہے، اسی طرح قوم سمود پر حملہ، یعنی ایک چیخ آتی ہے، اسی طرح یہاں سے ایک بہت بھیانک ساؤنڈ آتا ہے جس کی پھر ویوز آگے بڑھتی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ گرتے ہیں۔ اسی طرح جاپان کے اندر ہوتا ہے، سارے لوگ تباہ ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، اس کے بعد پوری قوم تباہ کر دی جاتی۔ قوم سمود اور جاپان کے اندر جو حملہ، اس میں دو چیزیں صرف آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے، جبکہ جاپان کے اندر وہ اس لیول پر نہیں رہا جیسے پوری دنیا یا پورا علاقہ یا پورا ملک تباہ ہو جائے، وہاں کوئی نہ بچے، ایک چیز۔ دوسرا، بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اوپر اثرات رہے۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ آج اگر یہ حملہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کی طرح یہاں پر کوئی خدا نہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی حملہ ہو، لیکن اوبیسلی جب بن کر رکھے ہیں تو کسی نہ کسی دن تو چلنے ہیں۔ جب یہ حملہ ہوگا تو وہاں پر پھر بچے گا کوئی نہیں، کیونکہ آج کی انٹینسٹی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ سب کچھ راک کا ڈیر بن جائے گا، اور جو باقی کچھ اگر زندہ کوئی بچ بھی گئے وہ بھی شاید کچھ عرصے کے بعد مر جائے، کیونکہ وہ کوشش کریں، نہ کوئی ہسپتال ہوگا، نہ کوئی وہاں پر ریڈیو ویوز ہوں گی، نہ وہاں پر کوئی موبائل ہوگا، سارے مر جائیں گے، کچھ بھی نہ بچے گا، اور شاید جو بچ جائیں گے وہ اٹھ بھی نہ پائے، ان کو اپنی سینسز کھو دے، اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں کلیئرلی سملیرٹیز ہمیں ملتی ہیں ایٹمی حملے کی، اور قرآن مجید ماڈرن سائنس سے کئی سال آگے ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید تک پہنچتے پہنچتے سائنس اس لیول پر آ جائے گی کہ پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنانا ہے تاکہ وہ قرآن مجید میں چیزیں نکال کر پوری دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ اللہ کی پاک اور سچی کتاب ہے، اور یہی حق اور سچ ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔